हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका क्लास 12 केमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण और यूजफुल वीडियो में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं क्लास 12 केमिस्ट्री के सभी चैप्टर यानी कि जितने भी चैप्टर हैं, कुल मिलाकर 16 चैप्टर हैं और उनमें आपसे बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर पूछा जाता है। कौन? विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो इस वीडियो में मैं आपको जितने भी चैप्टर हैं सभी से 14 महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को बताऊंगा, जिनको अगर आप तैयार करके जाते हैं तो आप 2020 बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क प्राप्त करेंगे। तो 10 नंबर पक्का कर देंगे। और इस वीडियो का टारगेट है 300 लाइक का, तो आप लोग इसमें मेरा सहयोग दीजिए। आपका टारगेट मैं जल्दी ही पूरा करूंगा। आपके लिए लघु उत्तरीय प्रश्न भी लाऊंगा, अति लघु उत्तरीय भी लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं बच्चों 14 महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, वो भी 16 चैप्टर से। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों केमिस्ट्री का। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों मैंने लिया है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। बच्चों, इसमें से आपको इन चारों को परिभाषित करना है। नंबर 1 है मोल अंश, जिसे हम लोग कहते हैं मोल प्रभाज। नंबर 2 है मोललता। नंबर 3 है मोलरता और नंबर 4 है द्रव्यमान प्रतिशत। ये आपके विलयन चैप्टर का एक क्वेश्चन है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए विस्तृत उत्तरीय में। ठीक है, देखिए इसमें चारों का आपको परिभाषित करना है तो आपको इसमें 5 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, और 5 नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि 10 नंबर। तो देखिए बच्चों, इन चारों को आपको परिभाषित करना है, जिसमें मैं मोल अंश ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, मोलरता भी पढ़ा चुका हूं, मोललता भी। तो अगर इन तीनों को आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए। जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने पढ़ाया है इसमें क्वेश्चन, उसका लिंक आपको सभी का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जाकर देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, ये मैंने किस लेसन से लिया है। देखिए, टिप्पणी कीजिए संक्षारण। बच्चों, संक्षारण एक प्रक्रिया होती है जिसे हम लोग जंग लगना भी कहते हैं। शायद आप लोग जानते हो लोहे में जंग लग जाती है। तो आपको बच्चों टिप्पणी करना है संक्षारण पर। ठीक है, स्पष्ट रूप से मैंने लिख दिया। तो संक्षारण क्या होता है, कैसे इसकी मैकेनिज्म होती है, इसको आपको बताना है। ये आपके वैद्युत रसायन चैप्टर का है और इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था स्टूडेंट। अब हम लोग देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन किस चैप्टर से है। देखिए, चैप्टर का नाम अभी मैं बताऊंगा। रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। बच्चों, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, किसी एक नियत वेग से होती है, तो कौन से ऐसे कारक हैं जो उसको प्रभावित कर सकते हैं? ताप, दाब, क्या हो सकता है? तो देखिए स्टूडेंट, यही आपको यहां पर बताना है। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख आपको करना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन था बच्चों रासायनिक बलगतिकी चैप्टर से, केमिकल काइनेटिक। चलिए अब हम लोग चौथा देखते हैं, 14 में से चौथा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो काफी ज्यादा पॉपुलर है, शायद आप लोग जानते हो, मैं पहले भी इसे इंपॉर्टेंट में बता चुका हूं। हाइबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण की औद्योगिक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। बच्चों, अमोनिया होती है, एक यौगिक होता है अमोनिया, NH3 इसका फार्मूला होता है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो इसका हाइबर विधि द्वारा कैसे अमोनिया बनाएंगे, इसके निर्माण की आपको चित्र के साथ वर्णन करना है और इसकी निम्न के साथ अपक्रिया का समीकरण देना है। ये देखिए क्वेश्चन बड़ा लग रहा है क्योंकि 5 नंबर का है बच्चों। 5 नंबर आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, तब आपको 5 नंबर मिलेंगे। देखिए, हाइबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन चित्र के साथ बताइए और बताइए कि जब अमोनिया इन तीनों के साथ क्रिया करता है तो कौन सी अपक्रिया होती है। अब इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे और ये 5 नंबर अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है अपने वीडियो का, जिसमें मैंने हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण बताया है, चित्र के साथ भौतिक गुण, रासायनिक गुण, सब कुछ मैंने बताया है। जाकर देख लीजिए, 5 नंबर आपका वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट था आपका चौथा क्वेश्चन, जो कि था पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर से। अब पी ब्लॉक का तत्व चैप्टर बड़ा है, इसमें एक क्वेश्चन आपका और इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं बच्चों, 14 में से जो हमारा 5वां क्वेश्चन है वो भी पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर से है। क्वेश्चन है HNO3 की निर्माण का विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। बच्चों, HNO3 जो होता है, इनका जो प्यारा सा नाम है वो है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, आप लोग यहाँ पर नाम भी जान लीजिए, मैं यहाँ पर आपको फार्मूला भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारियां हो जाए। नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की सचित्र वर्णन करना है इसकी विधि का। अब यहाँ पर बच्चों एक विधि और है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण। आप लोग उससे भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 5वां आपका नाइट्रिक अम्ल की निर्माण की क्रिया विधि का चित्र के साथ वर्णन करना है। 5वां क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट था आपका। बच्चों, 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 14 में से हम 6वां क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। अब हम आ गए हैं बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में,
जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा कार्बनिक रसायन है, उसमें हम लोग आ चुके हैं अपने हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन चैप्टर में। क्वेश्चन है आपका, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। और जो क्लोरोफॉर्म प्राप्त हुआ है उससे शुद्ध क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करोगे, यानी कि आपको प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाना है। जो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा वो शुद्ध ज़्यादा नहीं होगा, अब उससे हमें शुद्ध कैसे प्राप्त करना है उसको आपको बताना है। ठीक है, इसके लिए आपको 5 मार्क दिए जाएंगे अगर आप लोग इसे फाइनली करते हैं, पूछा जाएगा तो ये था आपका 6वां क्वेश्चन बच्चों, जो इंपॉर्टेंट है हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन चैप्टर से। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं अपना 7वां क्वेश्चन। अब इनका हम आपको फार्मूला बता देते हैं क्लोरोफॉर्म का, ताकि आप लोग थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले सकें। इसका फार्मूला होता है बच्चों CHCl3 क्लोरोफॉर्म। इसके बारे में मैं बता चुका हूं क्लोरोफॉर्म क्या होता है, कैसे होता है, जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। ठीक है, अब 7वां क्वेश्चन हमारा आता है बच्चों, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये बच्चों आपका जो है अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर चैप्टर है, दूसरा लेसन, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। और डाई एथिल ईथर का फार्मूला जो होता है बच्चों वो ये होता है C2H5, बीच में वो, फिर C2H5। देखिए दोनों ओर एथिल लगा हुआ है तो डाई एथिल, और वो बीच में लगा हुआ है ईथर, डाई एथिल ईथर। अब इसको आप कैसे बनाएंगे, किस प्रकार से संरचना करेंगे, यही इसमें पूछा जा रहा है। आप थोड़ा सा चित्र बनाइए, जिस यंत्र में रखकर ये बनाया जाता है उसका आप लोग चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, और यही आपके इस क्वेश्चन का मतलब है। अब बच्चों हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का। तो बच्चों आपका 8वां क्वेश्चन क्या है जो कि इंपॉर्टेंट है, और ये है एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बच्चों, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड। अब फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है बच्चों, HCHO। ठीक है, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसे हम किस प्रकार बनाएंगे, किस यंत्र में बनाएंगे, उस यंत्र का आपको सचित्र वर्णन करना है। तो प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का आपको सचित्र वर्णन करना है, और इसकी सांद्र NaOH घोल तथा अमोनिया के साथ होने वाली अपक्रियाओं का वर्णन करना है। बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड सबसे पहले हमें बनाना है, किसमें बनाना है, उस यंत्र का चित्र बनाना है। उसके बाद में हमें बताना है कि फॉर्मेल्डिहाइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, और जब फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करता है तो क्या बनाता है। बस आपको इतना सा करना है, जिसके लिए आपको 5 मार्क दिए जाएंगे। ठीक है, अगर पूछा जाएगा तो 5 मार्क आपका पूछा जाएगा, और इतने सारे आपको करने होते हैं। बच्चों अब आपका आता है 9वां क्वेश्चन, जो कि उसके अगले चैप्टर से है, जिसका नाम है एमीन। ये क्वेश्चन है बच्चों, प्रयोगशाला में एथिल एमीन, चैप्टर का नाम ही एमीन है तो एमीन आया। ठीक है, तो प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनाने की विधि का चित्र के साथ वर्णन कीजिए। बच्चों एथिलेमीन भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, फार्मूला C2H5NH2, तो या फिर आप लिख सकते हैं CH3CH2NH2। ठीक है, बात एक ही होगी। तो प्रयोगशाला में एथिल एमीन किस प्रकार बनाएंगे, चित्र के साथ। बच्चों जो आपका कार्बनिक रसायन है, इसमें ज़्यादातर प्रयोगशाला विधियां हैं। उधर जो फर्स्ट रसायन है इनऑर्गेनिक, उसमें सिर्फ P ब्लॉक के तत्व में जो है आपको ये प्रयोगशाला विधि देखने को मिलेंगी। उसके बाद कार्बनिक रसायन में लगभग हर चैप्टर में आपको एक एक प्रयोगशाला विधि मिलेगी, तो वही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है केमिस्ट्री में। तो देखिए बच्चों ये आपका क्वेश्चन है एमीन चैप्टर से। अब आगे के चैप्टर के क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। बच्चों हमारा 10वां क्वेश्चन अब देखिए 14 में से, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं। प्रोटीन की संरचना को अस्थायित्व प्रदान करने वाले कारकों को लिखिए। बच्चों एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है, यानी कि प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना होती है वो कैसी होती है, और प्रोटीन की संरचना को कौन कौन से कारक जो है अस्थायित्व प्रदान करते हैं। तो ये आपका 10वां क्वेश्चन है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये है स्टूडेंट जैव अणु चैप्टर से। ठीक है, एक एक चैप्टर का नाम मैं भी आपको बता दे रहा हूँ, जो आगे के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर मैंने नहीं बताया उसमें भी बताऊंगा। ठीक है, अभी लास्ट में। आगे देखिए बच्चों हमारा लास्ट चैप्टर आता है और 11वां क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे 14 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कहाँ से हैं, तो अभी मैं बताऊंगा। तो 11वां बच्चों, निम्नलिखित बहुलक क्या हैं, इन्हें बनाने की विधि का उपयोग तथा लिखिए। ठीक है, बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। देखिए आपको बताना है पॉलीएमाइड क्या है, पॉलिएस्टर क्या है, और फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक क्या है। यानी कि पॉलीएमाइड और पॉलिएस्टर एंड फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, इनको आपको बताना है, यही इस क्वेश्चन का मतलब है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 मार्क के। तो बच्चों ये था आपका 11वां चैप्टर। अब आगे चलिए देखते हैं। तो बच्चों हमारा 12वां क्वेश्चन क्या है, ये 11वां क्वेश्चन था। 12वां देखिए,
ये मैंने स्टूडेंट जो फर्स्ट केमिस्ट्री आपका इनऑर्गेनिक है उसमें 2-3 चैप्टर जो छूट गए थे आगे, ठीक है, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, तो उस चैप्टर से ये है। चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका क्या है, ये तत्वों की निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम चैप्टर से है, आगे मैंने नहीं लिखा था। तो यहां से देखिए, सल्फाइड अयस्क से धातु कापर जो है बच्चों, सल्फाइड अयस्क से निष्कर्षण की विधि का वर्णन कीजिए। यानी कि सल्फाइड अयस्कों से कापर कैसे निकाल सकते हैं, इसकी विधि का आपको वर्णन करना है। नाम ही है तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत एवं प्रक्रम, ठीक है, कैसे तत्वों का निष्कर्षण करेंगे हम। देखिए, संबंधित रासायनिक समीकरण भी आपको देना है, जो इससे संबंधित रासायनिक इक्वेशन है, समीकरण है, उसको भी आपको देना है। ये आपका 12वां क्वेश्चन था जो कि तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत से था। बच्चों ये है आपका कौन सा चैप्टर स्टूडेंट, पृष्ठ रसायन चैप्टर। इसको भी मैंने अभी आगे नहीं बताया था, तो यहां पर आप देख लीजिए, निम्नलिखित पदों पर टिप्पणी कीजिए। नंबर 1 है विद्युत कण संचलन, नंबर 2 है स्कंदन, नंबर 3 है अपोहन, नंबर 4 है टिंडल प्रभाव। तो बच्चों अपोहन भी मैं पढ़ा चुका हूं, टिंडल प्रभाव भी मैंने पढ़ाया, जाकर आप लोग वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित पदों पर टिप्पणी कीजिए। इन चारों में आपको टिप्पणी करना, ये सब हैं क्या, 5 नंबर आपको इसके लिए दिए जाएंगे, क्योंकि ये है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। ये था आपका 13वां क्वेश्चन बच्चों। अब हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। ये क्वेश्चन बच्चों आपका है उप संयोजन यौगिक से। इस चैप्टर से भी मैंने नहीं बताया था, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं। 14वां क्वेश्चन, संयोजकता बंध सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं। बच्चों जो संयोजकता बंध होता है, बैलेंसी बॉन्ड होती है, बीबीटी जो है स्टूडेंट, वो उसकी सीमाएं क्या है, ठीक है, संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं क्या है। ये आपका था स्टूडेंट 14वां क्वेश्चन, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब। तो आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और इन्हीं क्वेश्चंस को आप लोग तैयार करके जाइएगा अच्छे से, सभी क्वेश्चंस को, तो आपको बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क आसानी से मिल जाएगा। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, आप लोग तैयारी करते रहिए। अगर आप लोगों ने फिजिक्स के विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों का जो नहीं देखा स्टूडेंट क्वेश्चन सभी चैप्टर के, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर फिजिक्स के सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को देख लीजिए, ताकि आप लोग फिजिक्स में भी अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।